पिछले वीडियो में यानी कि हीट चैप्टर के तीसरे हिस्से में मैंने स्पेसिफिक हीट बनाम लेटेंट हीट क्या होता है और चेंज ऑफ स्टेट का शुरुआती हिस्सा आपके सामने पेश किया था। आज के इस पीवी लॉग में थर्मोडायनेमिक्स के नियम और उससे संबंधित प्रक्रिया आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। माय नेम इज राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज चैप्टर 8 हीट का चौथा हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है, उन सारी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए विजिट किए हैं एंड इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस हीट चैप्टर के पहले 3 हिस्सों को आप ज़रूर से देखें, तभी आपको इस पीवी लॉग में आज की कहानी समझने में आपको मदद मिलेगी। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इस हीट की कहानी को आगे प्रोसीड करता हूँ। बिफोर आई गो टू द थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक, सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारे आसपास की चीज़ें क्या होती है। बोले तो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। इससे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स के जनक जेम्स प्रेस्कॉट जाउल को मैंने बताया था, लेकिन जब मैंने गूगल सर्च किया तब उस पर निकोलस कार्नोट का नाम बार बार आ रहा था। सो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस 2 और 3 चैप्टर्स, ये जो फिज़िक्स के जितने भी ब्रांचेस हैं या इंटायर फिज़िक्स सब्जेक्ट है, ये किसी एक आदमी की देन नहीं है। कई सारे सेंचुरीज लगी, कई सारे जो है वो दशक लग गए, कई सारे जो है वो साल लगे इस पूरे फिज़िक्स को बनाने में, इस हीट चैप्टर को बनाने में। हर एक वैज्ञानिक का इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ये किसी एक आदमी की देन नहीं है। उन लोगों की खोज के कारण ये चीज़ें जो है वो सार्वजनिक है और ग्रेजुएशन के बाद पूरी चीज़ें समझने के बाद हम अपने सामने ढेर सारे एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स हम जो है वो रोज़मर्रा में देखते हैं, और उसी के कारण कई सारे ह्यूमन कंपैटिबल एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स हम अपने सामने देखते हैं और उसे महसूस करते हैं। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इस पीवी लॉग के कंपैटिबल, अगर मैं इसकी सही परिभाषा अगर आपके सामने बताऊं, तो ये कई सारी चीज़ों का समूह है जिसके अंदर सभी चीज़ें और उससे संबंधित प्रणाली काम करती है। जैसे हीटिंग या कूलिंग सिस्टम, अभी जो मेरा एसी काम कर रहा है जिसके कारण आपको नॉइज़ आ रही होगी माइक्रोफोन से, तो ये भी एक सिस्टम ही है। और हमारे ईसी इंजीनियरिंग में पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट इसी से संबंधित है। कंट्रोल सिस्टम्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम्स, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट आपको जो है वो हर एक इंजीनियरिंग में आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। और एक एग्जांपल है एजुकेशन सिस्टम। हम कई सारे आइडियाज़ को अपने सामने देखते हैं और महसूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द जनरल नॉलेज, और हम पब्लिक सेक्टर में जाकर कोई भी डिसीजन हम लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सिस्टम के बाउंड्री एरिया से बाहर की चीज़ें जिससे पूरा सिस्टम घिरा हुआ है, उसे सराउंडिंग कहते हैं। लाइक आवर सोलर सिस्टम, जिसे मैंने हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन में मैंने जो है वो दोहराया था। सन के कारण जो है वो कई सारे प्लैनेट्स, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन, कई सारे प्लैनेट्स और उसके आसपास की चीज़ें यूनिवर्स में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और इस सराउंडिंग की कोई सीमा नहीं होती है। ना आप उसे मेजर कर सकते, मैं भी उसे मेजर नहीं कर सकता। अब ऐसा है कि सिस्टम और सराउंडिंग की परिभाषा जो है वो अभी तो मैंने लिखित तौर पर बताई, पर डेफिनेटली किसी को समझ में नहीं आया होगा। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों टर्म्स को एक और तरीके से समझाता हूँ। ये जो आप अभी अपने वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में देख रहे हैं, ये ब्लैक स्क्रीन, ऑब्वियसली ये ब्लैक कलर का दिख रहा है तो ब्लैक ही होता है। ये मान लीजिए एक स्पेस है, और स्पेस में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर स्पेस बनता है। तो ये जो रेड डॉटेड रेक्टेंगल देख रहे हैं, जो कि लगभग वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन रेजोल्यूशन के बराबर होता है, बोले तो 1366 इंटू 768 पिक्सल्स, इसे बाउंड्री कहते हैं, जो कि इन दो टर्म्स के बीच इंटरफेस होता है, जिसे वो बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट हो सकता है या तो क्लोज्ड हो सकता है। तो इस रेड डॉटेड बाउंड्री के अंदर जो अभी आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, जो चलती हुई पिक्चर आप देख रहे हैं, वो एक सिस्टम कहलाता है। यानी कि ये लगभग जो मोबाइल के बराबर ये जो स्क्रीन दिख रहा है रेड डॉटेड एरिया के अंदर, ये सिस्टम होता है। और चारों तरफ रेड डॉटेड बाउंड्री से बाहर की दुनिया, चारों तरफ जो दिख रहे हैं ब्लैक कलर, उसे जो सिस्टम, जिसे ये सिस्टम घिरा हुआ है, इसे सराउंडिंग कहते हैं। और क्योंकि मैं चैप्टर 8 हीट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आई शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट द थर्मोडायनेमिक सिस्टम ओनली। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की सही परिभाषा अगर मैं आपके सामने बताऊँ, तो ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो अपनी आसपास की चीज़ों से मेलजोल बनाने के लिए हीट ट्रांसफ़र करता है। 2 या 2 से ज़्यादा तरीकों से हीट एनर्जी का आदान प्रदान करता है। अब फिजिकली आदान प्रदान करने की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं,
तो वो इंटरैक्शन करने का तरीका वो आइसोलेटेड सिस्टम से संबंधित भी हो सकता है, वो क्लोज सिस्टम से भी हो सकता है, वो ओपन सिस्टम से भी हो सकता है, जैसे आप अभी इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में आप देख रहे हैं। अब ऐसा है कि इंटरैक्ट होने के लिए आपको सराउंडिंग के वातावरण पे घुल मिलने के लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, चाहे आपकी कैसी भी प्रोफाइल क्यों ना हो, हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल, आपकी कैसी भी जॉब एंटाइटी क्यों ना हो, बट एक सिस्टम का सराउंडिंग पर कुछ भी चीज़ स्थापित करने के लिए या पब्लिक डोमेन में किसी चीज़ को समझाने के लिए आपको इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ेगा या इक्विलिब्रियम आपको स्थापित करना निहायत ज़रूरी है। It doesn't matter about your dominance, either positive or negative impact. But if you wish to survive, you need to establish the equilibrium first. बशर्ते अगर आप एक सिस्टम है तो उसके लिए उससे रिलेटेड आपको नियम कानून भी याद रहना चाहिए ताकि आप सराउंडिंग में अच्छी तरीके से जो है वो ढल सके। तो उस सिस्टम के अंदर जितने भी एंटाइटीज़ है, जितने भी हिस्से कलपुर्जे उसके अंदर मौजूद है, अगर वो सेम टेम्परेचर इस्टेब्लिश करता है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तब उसे सही मायने में उस सिस्टम को थर्मली इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम कहा है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं कहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम का संबंध सिर्फ टेम्परेचर से है और थर्मोडायनेमिक सिस्टम में टेम्परेचर के अलावा भी कुछ और चीज़ें जो है वो सेम होनी चाहिए। सारे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम होते, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। जब मैं थर्मल इक्विलिब्रियम कह रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच महज टेम्परेचर की ही समानता होनी चाहिए। मगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर के साथ साथ उसके बीच सभी तरह के फिजिकल फोर्सेस इक्वल हो, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, और दोनों के बीच केमिकल कंपोजिशन भी सेम हो इन द सेंस ऑफ द रिएक्शन रिजल्ट, और वॉल्यूम इक्वल हो, दैट इज दोनों के बीच केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच इक्वल मिल जाए तभी हम किसी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आधुनिक काल में कई सारे वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्री ने कुछ नियम दुनिया के सामने रखे। तो किसी भी सिस्टम पर काम करने से पहले शुरू से ही शुरू करना चाहिए, बोले तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम है तीसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम से, तो वो तीनों के तीनों सिस्टम आपस में एक समान अवस्था में थर्मली इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएंगे। अगर आपको जीरोथ लॉ को फिगर से एक्सप्लेन करूँ तो मान लीजिए वेबसाइट मीडिया स्क्रीन एक सराउंडिंग है, उसके अंदर मान लीजिए तीन सिस्टम है। ये जो अभी ब्लैक आउटलाइन पर ये जो रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये मान लीजिए सिस्टम सी है, और राइट हैंड साइड पर जो देख रहे हैं वो उसका एक वेन डायग्राम है। मान लीजिए उसका एक मॉड्यूल है जिसे मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सिस्टम ए और सिस्टम बी, जिसे मैं ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एट द सेम टाइम इसे वेन डायग्राम में भी इसका मॉड्यूल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन दोनों सिस्टम्स को मान लीजिए सिस्टम सी के अंदर एंटर करवाया, तो इनिशियली सिस्टम ए का टेम्परेचर बराबर था सिस्टम बी के टेम्परेचर से, जिसे मैं सिस्टम ए और सिस्टम बी के सेम कलर कोड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ब्राउन कलर। तो सिस्टम ए अगर थर्मली इक्विलिब्रियम हो जाता है सिस्टम सी के टेम्परेचर से, यानी कि सिस्टम सी का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है सिस्टम ए के टेम्परेचर से, तो वो सिस्टम सी का टेम्परेचर अपने आप इक्वल हो जाएगा सिस्टम बी के टेम्परेचर से भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ तीनों सिस्टम्स एक साथ थर्मली इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। जैसे राइट हैंड साइड में मैंने वेन चार्ट में मैंने बताया है, तीनों ही सिस्टम आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएंगे। सो आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड व्हाट दिस लॉ इज ऑल अबाउट। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम की अगर मैं बात करूं तो इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट वी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वैसे ही यहाँ पर भी जो है वो कुल जोड़ के बराबर कहलाएगा। तो अगर किसी थर्मोडायनेमिक एनर्जी में थर्मल एनर्जी देते हैं तो उस सिस्टम के अंदर दो एक्टिविटीज होगी। पहला तो अंदर ही अंदर एनर्जी बदलेगी टेम्परेचर के रूप में, साथ ही साथ बाहरी एनर्जी भी ऑब्जर्व होगी, बोले तो एक्सटर्नल फोर्सेस, विच इज राइट नाउ एज यू कैन सी द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पर डी क्यू कितनी एनर्जी हमने सप्लाई की इज इक्वल टू डी यू जो कि इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और डी डब्ल्यू जो कि एक्सटर्नल वर्क कहलाता है। मैंने इसके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में कवर अप किया है,
अगर आप उस चैप्टर को देखना चाहते हैं तो ऊपर ग्लोइंग आइकॉन में हिट करके उस चैप्टर को देख सकते हैं। क्या मैं इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक तरह से एंथैल्पी थ्योरम भी बोल सकता हूँ क्या, जैसा क्लास 11th और ग्रेजुएशन में एज अ फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी इंजीनियरिंग स्ट्रीम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिटेल में पढ़ा जाता है? यस, बिकॉज एंथैल्पी की भी तो परिभाषा यही होती है कि टोटल हीट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन, H इज इक्वल टू U प्लस PV। और एक्सटर्नल वर्क डन यानी कि हीट एनर्जी देने से प्रेशर और वॉल्यूम में एक साथ इजाफा देखने को मिलता है। तो एक्सटर्नल वर्क डन में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कहूँ तो वो एप्रोप्रिएट कहलाएगा। तो हमने अब तक की देखा कि हीट एनर्जी बस सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है। मैंने अब तक 3 PV लॉक्स कंप्लीट किए, उसमें कभी नहीं कहा मैंने कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम 100% आउटपुट देगा। एक बार फिर से सुनिए, मैंने अब तक जितने भी PV लॉक कंप्लीट किए हैं, मैंने अब तक कभी नहीं कहा कि वो कोई भी सिस्टम 100% आउटपुट जो है वो देता है। मैंने बस सिर्फ इतना कहा कि वो आउटपुट दे रहा है, 100% आउटपुट कभी नहीं कहा मैंने। क्योंकि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर मान लीजिए आप कंस्ट्रक्ट कर लो तो वो 100% आउटपुट जो है वो कभी नहीं देता है। उसमें कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस फोर्स रहेगा जो उस पर लैग करने की कोशिश करेगा और उसके कारण जो है वो वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो डिप्रिशिएट होने लगती है। मेरे घर में 2011 की जो है बजाज पल्सर 150 रखी हुई है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कब तक है, 2028 तक उसका रजिस्ट्रेशन है। तो जब वो खरीदते तो सबसे पहले आरटीओ से क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो रजिस्ट्रेशन क्या करता है, 18 साल का जो है वो गाड़ी चलाने की परमिशन देता है, यानी कि 18 साल तक जो है वो आप उस सड़क में चला सकते हैं। 18 साल के बाद जो है वो कभी भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं बनता है, क्योंकि वक्त आने पर क्या होता है कि इंजन हमेशा उसकी लाइफ जो है वो किल होती रहती है, डिप्रिसिएशन उस पर आते रहते हैं। बशर्ते आप वक्त से पहले या फिर उसको मेंटेन करने के लिए आप उसकी मशीनेबिलिटी जो है वो मेंटेनेंस उसकी रेगुलरली आप करते हैं कि नहीं। सही टाइम पर उसका अगर तेल पानी अगर चलता रहे तो वो गाड़ी जो है वो लंबे समय तक हमेशा जो है वो अच्छी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100% आउटपुट जो है वो दे, वो कोई ना कोई जो है वो इन्वायरमेंट पर नुकसान करके ज़रूर जाता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 नियम है। पहला नियम ब्रिटिश मैथमेटिकल फिजिसिस्ट लॉर्ड केल्विन ने ये बताया कि कोई भी थर्मोडायनेमिक डिवाइस बनाना नामुमकिन है जो 100% हीट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर कन्वर्ट कर सके। Mark my words very carefully as I had written in the Kelvin statement. I am talking about the thermodynamic system, not the other system. वो दूसरे सिस्टम 100% आउटपुट दे भी सकते हैं, वो नहीं भी दे सकते। But here in this PV log, I am talking about the thermodynamic system only. और सेकेंड स्टेटमेंट रुडोल्फ क्लॉसियस ने, जैसा अब तक स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर 8 से बताते आया हूँ, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर फ्लो या ट्रांसफ़र होती है, लोअर से हायर पर कभी नहीं होती। हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। अब जो नियम आपको बताने जा रहा हूँ उसे यूजुअली 11th क्लास या फिर ग्रेजुएशन और स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस चीज़ को डिटेल में पढ़ा जाता है। But by the strategic evolution and the governing trend of the competition, I want to discuss this topic very carefully. एक टर्म मेरा मिस हो गया था शुरू से, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीवी लॉग में मैं डिस्कस करना भूल गया था, जिसे मैंने हीट पार्ट 2 के अंदर एज अ करंट टेम्परेचर मैंने बोला था। सो आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस स्किप टर्म राइट नाउ। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये कहलाता है कि 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ को कभी कभी एब्सोल्यूट ज़ीरो की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट टर्म पर मैंने एंथैल्पी थ्योरम का जिक्र किया था। एक टर्म बहुत पढ़ा जाता है क्लास 11 के साइंस स्ट्रीम में, जिसे एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी का मतलब क्या है? तो मान लीजिए किसी कंटेनर पे एक मटेरियल है जिसे हम हीटअप कर रहे हैं, तो हीटअप करने से क्या होगा? जाहिर सी बात है कि एक्सपेंशन होगा, बोले तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा। इसकी असली वजह क्या है प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होने का? उस लिक्विड मटेरियल का हीट एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, जिसे मैंने हीट पार्ट 2 और प्रेशर के कुछ चैप्टर्स में ऑलरेडी मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो सीमित टेम्परेचर पर हीट एनर्जी देने के कारण मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द होने की स्थिति को एंट्रोपी कहा जाता है। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पर क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट अप्लाइड और टी जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर कहलाता है, और इसकी यूनिट जो होती है वो जॉल्स पर केल्विन होती है। तो अब तक जैसे थर्मल एक्सपेंशन में सॉलिड लिक्विड गैस के मॉलिक्यूल डायग्राम में मैंने बताया था, व्हाट इज दैट मीन? इट मीन्स गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं,
उसमें हीट करने से ज़्यादा तेज़ी से मॉलिक्यूल रैंडमाइज होंगे, तो गैस स्टेट में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी एंड देन फ्रॉम द लिक्विड फेज, और सबसे कम जो एंट्रोपी होगी वो सॉलिड फेज में होगी। एज यू कैन सी द एंट्रोपी स्टेट ऑर्डर दैट आई हैड मेंशन्ड अबव। तो अभी मैंने ये जो दो स्टेटमेंट मैंने बताए हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एंट्रोपी, इसका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से खासा संबंध है। तो थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा कानून ये कहता है कि किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, परफेक्ट क्रिस्टलाइन बोले तो उस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन पर ना घूमे और उसके मटेरियल में कोई डिफेक्ट ना हो। तो एक परफेक्ट क्रिस्टल में एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन में उस मटेरियल में कोई भी एंट्रोपी नहीं होगी। इट मीन्स at perfect crystalline material at 0 Kelvin temperature, the entropy of that material is 0. 0 से अबव टेम्परेचर बढ़ाते तो ऑब्वियस है कि मटेरियल के मॉलिक्यूल्स की इर्द गिर्द होने की स्थिति बढ़ेगी, दैट मीन्स उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक। अब ऐसे तो बहुत सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होते हैं जिसे मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है वो डिस्कस करने के लिए होल्ड पे रखा हूँ, पर क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के मैंने जस्ट अभी 4 नियम बताए हैं, तो 2 मुख्य प्रोसेसेस यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो जैसा कि इस पीवी लॉग में शुरू से ही मैंने जो है वो इंटरेक्ट करने वाले 3 सिस्टम्स मैंने बताए थे, एक फिगर मैंने बताया था, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कारण 2 मुख्य प्रोसेस निकलकर सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स में से सिर्फ ये 2 ही होते हैं, और भी प्रोसेस होते हैं, लेकिन इस पीवी लॉ को ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पर 2 ही मुख्य प्रोसेस यहाँ पर जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अगर मटेरियल पर बदलाव तो आते हैं मगर उस प्रणाली में टेम्परेचर बिल्कुल भी ना बदले तो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, जैसे मेल्टिंग और इवेपोरेशन प्रोसेस में होता है। और दूसरी तरफ मटेरियल में बदलाव आने के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज ना हो, तब उसे एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाएगा। आपके घर के रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र कंपार्टमेंट इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बर्फ़ में जब पानी जमाते हैं, इनिशियली पानी उस आइस क्यूब बॉक्स में डालकर, तो उस फ्रीज़र चेम्बर से कोई हीट बाहर नहीं जाती, ना ही कोई हीट अंदर आती है। वर्टिकली एक घड़ी का पेंडुलम का बार बार टू एंड फ्रो मोशन पर ऑसिलेट होना, दैट इज़ ऑल्सो द गुड एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस. So that is all about the laws of thermodynamics and the few thermodynamic process with respect to static general knowledge syllabus. इस हीट चैप्टर का एक और हिस्सा मुझे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ स्टेट ऑफ चेंज के प्रोसेस मेरा रह गया था और कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मुझे जो है वो डिस्कस करने हैं और कुछ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स मुझे इस स्टैटिक जीके के हिसाब से रिमेनिंग पोर्शन मुझे जो वो कवर अप करना ज़रूरी है। इस टर्म का जवाब आपको अगले पीवी लॉग के में मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये चैप्टर 8 का चौथा हिस्सा था। अगले हिस्से में मैं हीट चैप्टर की आगे की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पीवी लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 8 महीने हो गया यार, मेरे चैनल की रीच बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाह नहीं। This was Rahul Raggare. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.